अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से हानि। कल हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाले लाभ। ठीक है, तो कई सारी बातें आई थी जो इम्पोर्टेंट थी। उन सबसे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें लाभ हुआ था। अब मालूम कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से कौन कौन सी हानि होंगी। जैसे कुछ खास खास बातों को अगर हम लोग देखें तो एक बात हमें नज़र आती है। सबसे पहली बात देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्तर बढ़ता है तो समुद्रों में अम्लता बढ़ती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता बढ़ने पर, CO2 की मात्रा बढ़ने पर समुद्र में अम्लता बढ़ती है। अब देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो मैंने बात बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड निचले वायुमंडल में रहती है और निचले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों द्वारा और समुद्रों द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो पेड़ पौधे अगर उसको अवशोषित कर रहे हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे। लेकिन इस समुद्रों में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो बढ़ता हुआ स्तर समुद्री मतलब CO2 का बढ़ता हुआ स्तर समुद्रों में अम्लता बढ़ाएगा और समुद्रों की एसिडिटी बढ़ेगी तो समुद्री जीव जो है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वो जीव जो क्षारीय माध्यम में रहना पसंद करते हैं उनके लिए अगर मीडियम एसिड हो जाएगा तो उनके लिए हानि होगी। ठीक है, तो नुकसान हुआ। फिर दूसरी बात देखो, CO2 की मात्रा बढ़ने पर CO2 की मात्रा बढ़ने पर वैश्विक तापन वैश्विक तापन जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन होगा। अब देखो, कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है वो 0.03% है। अगर ये उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक तापन होगा। और हमने पीछे पढ़ा भी है कि अगर वैश्विक तापन होता है तो ग्लेशियर पिघलेंगे, नदी सूख जाएंगी, बांध परियोजनाएं ठप हो जाएंगी, जल विद्युत के जितने भी साधन है वो खत्म हो जाएंगे, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा और द्वीपीय देश जो है वो डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो तमाम जनहानि और आर्थिक हानि होगी। ठीक है, अब देखो हमने एक लाइन लिखी है, एग्जाम में जब आप जाकर आप लिखोगे तो फिर उसे जितनी बातें मैंने बोली है इसी सीक्वेंस में बढ़ाते हुए चले जाओ आप। ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे फिर जहां लिखने का सवाल है। तीसरी बात कह रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं कि एक सवाल आपने सुना होगा कि रात में पेड़ पौधों के नीचे पेड़ पौधों के नीचे रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नहीं
सोना चाहिए, क्योंकि पौधों के चारों ओर CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है। अक्सर हमसे ये बताया गया कि रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भाई, जो चीज कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रही हो वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी? क्या पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं? बोलो। तो जैसा आपने देखा होगा कि मान लो कोई ये पादप है, अब ये पादप क्या करेगा, ये बाहर से आने वाली CO2 को अवशोषित करेगा, अवशोषित करके आउट करेगा O2, ऑक्सीजन बनाएगा। और ये क्रिया प्रकाश में होती है। ये क्रिया कब होती है? प्रकाश में होती है। अब प्रकाश अगर नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म। लेकिन कहा जाता है कि फिर भी चारों तरफ से CO2 क्या करेगी, पौधे की तरफ आएगी या नहीं आएगी? बोलो। तो इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना हिस्सा, वो काफी बढ़ जाएगा। और हम कार्बन डाइऑक्साइड में सांस नहीं ले सकते, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। तो रात में पेड़ पौधों के नीचे है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। अगर किसी जगह CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां सांस लेने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? इसलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। पेड़ों में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिनको बोलते हैं, उनकी वजह से वो रात और दिन दोनों में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण होगा, हर पौधे की अपनी एक खूबी होती है। प्रकाश संश्लेषण करेगा, मतलब वो कम प्रकाश में भी कर सकता है, यूं कह सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, तो ये कुछ भाग हो गए कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाली हानि के बारे में। ठीक है भैया। बिल्कुल कृत्रिम प्रकाश में होता है, कृत्रिम प्रकाश में होता है। तुमने देखा होगा कुछ बेल वगैरह होती हैं जिन्हें हम घर में लगाते हैं। ठीक है। तो वो बेल वगैरह बल्ब के प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक है। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों में एक नंबर आता है मीथेन का। तो एक नंबर होगा इसमें, मीथेन के बारे में भी जानेंगे। मीथेन देखो, इन्हें एनवायरनमेंट के हिसाब से लगा लीजिए आप, या साइंस के हिसाब से लगा लीजिए। ठीक है। और ये दोनों जगह ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं अपने लिए। मीथेन के बारे में आपने सुना होगा कि मीथेन का जो सूत्र होता, अणु सूत्र, वो होता CH4 होता है। मीथेन जो है एल्केन परिवार का पहला यौगिक है। एल्केन परिवार का पहला यौगिक कौन सा है? मीथेन है। ठीक है। अब ये जो मीथेन है, इसके कुछ उपनाम हैं। मीथेन के उपनाम क्या है? तो देखिए, मीथेन को एक तो कहते हैं हम मार्स गैस। क्या कहते हैं इसको? मार्स गैस। क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में बनती है। ठीक है। हाँ, तो ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। चूंकि मीथेन दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसे मार्स गैस बोलते हैं। इसी को बोला गया है बेटा फायर डैम्प। क्या कहते हैं इसको हम? फायर डैम्प। इसी को बोलते हैं फायर डैम्प। फायर डैम्प क्यों बोलते हैं भैया हम? क्योंकि वायु के साथ मिलकर विस्फोट करती है।
वायु के साथ मिलकर क्या करती है, विस्फोट बनाती है। तो वायु के साथ मिलकर, वायु के साथ मिलकर विस्फोट करती है या बनाती है, विस्फोट करती है। तो एक तो दोनों नाम आए हैं, मार्स गैस भी कई बार पेपर में पूछा गया है और फायर डैम्प भी पूछा गया है। किसको फायर डैम्प बोला गया है, तो मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं भैया, मीथेन को। हाँ, अब देखो आपने नाम सुना होगा कि ये जो मीथेन है, मीथेन के स्रोत क्या है। ये मीथेन जो है वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से आती है, ठीक है। बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कहते हैं प्राकृतिक गैस व तेलकूप। जहां से प्राकृतिक गैस निकलती है और तेल के जो कुएं होते हैं उनसे भी मीथेन निकलती है, ठीक है। तो एक स्रोत तो ये हो गया। एक नाम सुना होगा आपने, धान का खेत। धान का खेत आपने कभी खेती किसानी में देखा होगा कि धान का जो खेत होता है, उस धान के खेत में जब पानी भरा हुआ होता है तो जो दरारें होती हैं ना, उन दरारों से बुलबुले से निकलते हैं। बोलो, वो बुलबुले कौन सी गैस के होते हैं, मीथेन गैस के होते हैं। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि धान के खेत, चूंकि धान के खेत में वनस्पति सड़ती और गलती है और दलदल बन जाती है, क्योंकि मिट्टी में पानी भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से मिट्टी दलदली हो जाती है और वहाँ पर जो वनस्पति सड़ती है और गलती है, उससे मीथेन गैस बनती है। तो धान का खेत हो जाएगा। ये कह रहे हैं पशु जुगाली और घरेलू पशु वातावरण। पशु जुगाली, या हम ये कह सकते हैं घरेलू पशु वातावरण। आपने देखा होगा पशु जुगाली करते हैं तो उनके मुंह के ऊपर झाग पैदा होते हैं। हाँ, जैसे पशु कोलगेट कर रहे हो है, वो झाग जो है वो मीथेन गैस के ही होते हैं, ठीक है। या यूं कहें कि अगर कहीं पे पशु को जहाँ बांधा जाता है ना, तो पशुओं की उसे साल कहते हैं। कहते हैं ना गाँव में कि वो भैंस को साल में बांध दो, तो उसे साल बोलते हैं। तो वहाँ पर तुमने देखा होगा गोबर है, मलमूत्र है, अगर साफ सफाई नहीं होगी ना तो वो सड़ना शुरू हो जाता, ठीक है। उससे क्या होगा, मीथेन निकलेगी, तो एक स्मेल आएगी। ऐसे देखेंगे, हाँ, दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र जहां दलदल होगा वहां पर कौन सी गैस पाई जाएगी, मीथेन गैस। ऐसे ही होता है बेटा गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र। गोबर गैस या इसी को बोलते हैं बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र। देखो, बायोगैस संयंत्र का आविष्कार करा था सीबी देसाई ने, सीबी देसाई ने। ये बायोगैस संयंत्र क्या है, आपने सुना होगा। बायोगैस संयंत्र में क्या होता, एक टैंक बना लेते हैं, टैंक बना लिया और टैंक बना के जो गोबर होता है वो उसमें क्या करते हैं, डालते हैं। और जब गोबर डालते हैं ऊपर से ढक्कन को कर देते हैं बंद, कर दिया बंद, तो उसके अंदर गोबर जो है फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, जीवाणु पैदा हो जाएंगे, वो गोबर सड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही गोबर सड़ेगा उससे भाप सी निकलेगी, वो भाप स्टोर कर ली जाती है, वो मीथेन गैस ही होती है। कभी खेती किसानी का काम आपने किया होगा तो कूड़ी का जो खाद है जो बिल्कुल गल चुका है नीचे वाला, जब उसे खोदते हैं ना तो तुमने देखा होगा उसको खोदते समय भाप सी निकलती है, निकलती है, वो मीथेन ही होती है,
ठीक है। ऐसी देखो और कहाँ कहाँ पाई जाती है मीथेन, और कहाँ कहाँ होती है भैया? तो एक होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आपने नाम भी सुना होगा सीएनजी का, है ना, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस में तकरीबन बताया जाता है 90%, 90% CH4 होती है। ये सवाल पेपर में कई बार आया है कि प्राकृतिक गैस जो होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी का मुख्य स्रोत क्या है? सीएनजी में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? तो मीथेन होती है। ऐसी आपने नाम सुना होगा, हाँ, कोल बेड मीथेन, सीबीएम का नाम सुना है? कोल बेड मीथेन का नाम सुना है? कोल बेड मीथेन नाम सुना आपने? उसे कहते हैं सीबीएम, सीबीएम बोलते हैं, कोल बेड मीथेन। ये कोल बेड मीथेन क्या है मैं बताऊंगा आपको, पहले समझ लेना। कोल बेड मीथेन क्या है इसको भी समझ लेना। कोयले की खान होती है, तो कोयले की खानों के बीच में, कोयले के खानों के बीच में जहाँ कोयला फंसा हुआ होता है उसमें दरारें होती हैं। उन दरारों में जो फंसी हुई गैस है वो मीथेन है। इसे कहते हैं कोल बेड मीथेन। याद रखेंगे, कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? कोयले की जो खान होती हैं, जहाँ कोयला फंसा हुआ होता है उसके बीच में दरारें होती हैं, उन दरारों में मीथेन होती है। और जब कोयला निकाला जाएगा, समझो कोल बेड मीथेन से जब कोयला निकालते हैं ना, कोयला निकालते हैं, जो कोयला खान होती है, मैंने देखो अभी बोला है कि जो कोयले की खान होती है, उस कोयले की खान की दरारों के बीच में कौन सी गैस होती है? CH4। मीथेन ही तो होती है। किस नाम से कहते जानते हैं उसे हम? सीबीएम के नाम से। और जब वो मीथेन निकलती है, निकलने के बाद में वो मीथेन वायु के साथ क्रिया करती है, O2 के साथ में, तो विस्फोट करती है। क्या करती है? तो विस्फोट होता है भैया। वायु के साथ जब वो क्रिया करेगी तो क्रिया करने के बाद में क्या बनाएगी? विस्फोट करेगी। और विस्फोट मतलब एक ब्लास्ट होगा। अच्छा, जब ब्लास्ट होगा तो खुद अनुमान लगाओ, उस ब्लास्ट में, ब्लास्ट जब होगा तो उस ब्लास्ट में क्या होगा? जो कोयले की खान के अंदर फंसे हुए लोग हैं वो दब जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी मौत हो जाएगी। क्योंकि मीथेन जो है वो गंधहीन गैस है, उसमें स्मेल नहीं आती। अब जब उसमें स्मेल नहीं आती और कोयले की खान के अंदर वो निकलनी शुरू हो गई है, तो पता चलेगा फिर आपको? फिर आपको पता नहीं चलेगा, अचानक विस्फोट हो जाएगा। और जैसे विस्फोट हो जाएगा, कोयले की खान में काम करने वाले लोग दब के मर जाएंगे। तो उससे बचाव के लिए, कि विस्फोट से पहले ही बचाव के लिए, इससे बचाव के लिए बनाया गया था सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप, ये सेफ्टी लैंप किसने बनाया था? इस सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था डेवी ने। इसका आविष्कार किया था डेवी ने। डेवी, ये याद रखो, पेपर में आता है। सेफ्टी लैंप किसने बनाया था? डेवी ने बनाया था। अब इसका कितना बड़ा फायदा मिलेगा? जैसी कोल बेड मीथेन निकलेगी, कोयले की खान से जैसी कोल बेड मीथेन निकलेगी, तो तुरंत सेफ्टी लैंप के रोशनी का कलर चेंज हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि मीथेन निकलनी शुरू हो गई है, तुरंत बाहर हो जाओ। तो सब लोग, कोयले की खान में काम करने वाले लोग सब बाहर हो जाते हैं। अब विस्फोट होगा तो उस विस्फोट में जनहानि नहीं होगी फिर, ठीक है। तो कोल बेड मीथेन का स्रोत क्या है? मीथेन ही है। एक नाम आपने सुना है, क्लेथरेट। क्लेथरेट, क्लेथरेट में भी मीथेन होती है। और इन दोनों को, सीबीएम को और क्लेथरेट को, भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। तुमने भविष्य के ईंधन के रूप में नाम सुना होगा हाइड्रोजन का। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन भी है, क्लेथरेट भी है और सीबीएम भी है। ये क्लेथरेट है क्या? ये क्लेथरेट क्या है? समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे, समुद्र की तलहटी में मीथेन के भंडार हैं। समुद्र के नीचे मीथेन के क्या है? भंडार हैं।
भविष्य में बताया जा रहा है कि उनको निकाला जाएगा और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोल बेड मीथेन में भी मीथेन होती है और क्ले थ्रेट में भी क्या होता है भैया, मीथेन होती है। ऐसी देखो देखो तो प्राकृतिक गैस में मीथेन है, ठीक है। अच्छा कोई पूछेगा कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है। अच्छा एक बात बताओ, जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड बोलते हैं ना, तो आर्द्र भूमि दलदली तो होती है भाई। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया कि दलदली क्षेत्र, और तो दलदली क्षेत्र का मतलब आर्द्र भूमि भी तो होगा भाई। आर्द्र भूमियों को हम दलदली कहते नहीं कहते, बोलो। तो दलदली क्षेत्रों से भी कौन सी गैस निकलती है, दलदली या आर्द्र भूमि के क्षेत्रों से भी मीथेन गैस निकलती है। चलिए दो चार बातें और देखेंगे। आपने एक नाम सुना होगा जो मीथेन गैस है। मीथेन गैस दोनों काम करती है, वायु प्रदूषण भी करती है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी पैदा करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नोट कर लेना इस बात को भी कि कौन सी गैस ऐसी है जो वायु प्रदूषण के साथ साथ ग्रीन हाउस प्रभाव भी पैदा करती है, ठीक है। तो मीथेन भी क्या करती है, यह ऐसे कहते हैं मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ साथ वायु प्रदूषण भी करती है। मीथेन गैस वायु प्रदूषण के साथ साथ क्या करती भैया, ग्रीन हाउस प्रभाव भी पैदा करती है। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा इसी में से, मीथेन की संरचना कैसी है। मीथेन की संरचना, तो जो मीथेन की संरचना है वो समचतुष्फलकीय है। कैसी होती है, समचतुष्फलकीय मीथेन की संरचना होती है। एक सवाल और नोट कर लेना, ये कहा जाता है कि मीथेन में कार्बन के दो परमाणुओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। एक बार ये रेलवे में पूछा गया था, इसी वजह से मैं बता देता हूं आपको। हाँ, मीथेन के दो अणुओं में कार्बन के बंधों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। तीसरी बात, चौथी बात एक इंपॉर्टेंट है। सवाल ये पूछा जाता कि मंगल ग्रह है, उसका वातावरण किस चीज का बना है, इसलिए मंगल को मार्स भी कहते हैं। तो मंगल ग्रह का वायुमंडल, मंगल ग्रह का वायुमंडल मीथेन का बना है। मीथेन का बना है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि मीथेन को वायु की अनुपस्थिति में 100 मीथेन को वायु की अनुपस्थिति में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ब्लैक कार्बन बनता।
और ब्लैक कार्बन छपाई में काम आता, टायर बनाने में काम आता है और सेलों के इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये बात भी नोट कर लेना, मीथेन को वायु की अनुपस्थिति में एक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर ब्लैक कार्बन बनता है। और ये जो ब्लैक कार्बन है, ये वाला, इस ब्लैक कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं हम? उपयोग करते हैं टायर बनाना, इसका उपयोग होता है छपाई में, और इसी का उपयोग होता है सेलों के इलेक्ट्रोड में। सेलों के इलेक्ट्रोड में। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक अंतिम बिंदु है, मैं लिखवा देता हूं ताकि मामला फिनिश हो जाए अपना। एक हेडिंग और बनाएंगे आप मीथेन के अलावा, वो हेडिंग हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। एसएससी जैसे एग्जामों में भी खूब पूछा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का अन्य नाम, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं या हास्य गैस। हास्य या लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड कैसी गैस है? तो यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, ये जरूर याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये भी ग्रीन हाउस है। एक लिखेंगे, जब मृदा में मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तब नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। तब नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट थे। ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो गया।